दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो सेकेंडरी वृत्त मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये 10th क्लास का वीडियो है, जिसमें कि मॉडल पेपर जो इस बार जेक ने जारी किया था उस जेक का मॉडल पेपर सेट 1 का है, जिसमें कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सेट 1 का जो 20 क्वेश्चन था वो 20 क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया है। ये दूसरा वीडियो है आप लोगों का, जिसमें कि आप लोगों का 20 जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से आप जो पहले इस वीडियो में जो पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो जो देखे वो वीडियो का थोड़ा सा एक झलक है जो आप लोगों को बताया गया है कि इस तरह से मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर को बताया है। तो एक्सप्लेन के साथ आपको ये वीडियो मिलेगा, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अपने सेट 1 को कंप्लीट करें। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और मेहनत करते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन एपी है। तो एपी इसमें याद रखना है आपको कि एपी वह संख्या होती है जिसमें कि क्या होता है कि उसका जो एक निश्चित संख्या जोड़ करके वो आगे बढ़ सके। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2 4 8 16। तो 2 4 8 16 में 2 और 4 में देखते हैं गैप कितना है 2 का, फिर 4 और 8 में गैप है कितना 4 का, और 8 और 16 में 8 का। यानी इन दोनों का गैप अगर हम देखते हैं तो 2 होगा। जैसे कि पहला नंबर का सवाल हम लोग लेते हैं 2 4 8 16। इसका डिफरेंस हम निकालते हैं तो D1 4 - 2 2 आता है, और D2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 16 - 8 तो हो जाता है 8। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 8 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। दूसरे नंबर में चलते हैं, बी नंबर में 1 3 5 से 1 है। तो इसमें अगर हम D1 निकालते हैं तो 3 - 1 बराबर 2, और D2 निकालते हैं तो हो जाएगा 7 - 5/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों का डिफरेंस जो है यानी कि D1 और D2 आपस में बराबर है, इसलिए आपका आंसर ये वाला सही होगा। अर्थात हम लोग बी नंबर में ठीक लगा सकते हैं। तो यहाँ याद रखना जब बी हो ही गया तो 3 को चेक करना जरूरी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लोग एपी ज्ञात करेंगे तो देखेंगे पहले क्या करेंगे, दो संख्या का दो जो टर्म है इन दोनों टर्म को हम लोग घटा के देखेंगे, और फिर बाद वाले दो टर्म को भी घटा के देखेंगे। अगर दोनों का टर्म का अंतर जो है अगर इक्वल होता है तो हम लोग लिख देंगे क्या कि एपी है, और अगर इक्वल नहीं होता है यानी बराबर नहीं होता है तो लिख दे बराबर जैसे नहीं हुआ तो एपी नहीं है, बराबर हुआ तो लिखेंगे एपी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में 22 नंबर में है, एपी का है 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है 50 52 47, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम एपी को रफ करके देखिए, दिखा रहे हैं आपको कि कैसे आंसर आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रथम पद यानी कि 2 आया, अगर डी निकालते हैं सार्वंतर होता है तो डी में घटेगा तो 7 में 2 गया 5 होता है, और इसमें जो 10वां पद दिया है रियल में ये एन का वैल्यू है, तो एन हो गया कितना, तो एन का मान हो गया 10। हम लोगों को निकालना क्या है 10वां पद निकालना है। तो एक फार्मूला काम करता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए 10वां पद है इसलिए 10 लिखेंगे, ए का मान 2, एन का मान 10 - 1, और डी का मान भी हो जाता है यहाँ पे 5। देखिए डी हम लोग यहाँ निकाले हैं तो डी का मान हो गया 5। तो यहाँ आपका ए 10 का जो वैल्यू होता है तो 2, 10 में 1 गया 9 और गुना 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाता है 47। तो आपका आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 30, तीसरा है 29, इनमें से कोई नहीं। तो पहले 2 अंकों की जो संख्या है इस 2 अंकों की संख्या को हम लोग लेते हैं। तो 2 अंकों की छोटी संख्या अगर हम ले, 2 अंकों की छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे तो कितना होगा 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं तो होता है 99,
अब क्वेश्चन में है कि कितना से विभाज्य करना है हम लोगों को, कि 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो 3 से कटने वाला 10 से अगर बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, तो 3 से कटने वाला 10 से बड़ा लेंगे तो होगा 12, फिर होगा 15, फिर होगा 18, ऐसे चलते जाएगा जिससे AP बन जाएगा और 99 3 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है 2 अंकों की जो संख्या है हम लोगों का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए 12 से। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि कितनी संख्याएं हैं, यानी 12 से लेकर 99 तक में कितनी संख्या है जो 3 से कट जाएगा। ये सारा का 3 से कटने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग A बराबर ले लेंगे, कितना, A बराबर ले लिए 12 और D का वैल्यू 3, क्योंकि 3 बढ़ा के ले रहे हैं हम लोग, और AN का वैल्यू है जो लास्ट टर्म होता है ना, इसी का ये वैल्यू है ये। तो लिखेंगे AN बराबर फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इसी के वैल्यू का बराबर है 99। तो A का मान कितना हो गया 12, N माइनस 1, D का मान 3 और यहाँ 99, फिर N माइनस 1 इंटू 3 और 99 है, इसमें ये 12 माइनस हो जाएगा, फिर N माइनस 1 इंटू 3, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 3 से इसको कटा देंगे 29 बार में कटेगा, और फिर यहाँ से हम लोग N माइनस 1 लेंगे 29 हुआ, और फिर N बराबर होगा 29 और प्लस 1, यानी कि N बराबर होगा 30, यानी कि 30 आपका आंसर होगा B नंबर का। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग AP बनाते हैं इससे। 0 के बाद विषम संख्या होगा 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते जाएगा और विषम संख्या 49 तक आएगा। कह रहा विषम संख्या का योग, यानी इन सभी को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पहले A का मान 1 ले लेंगे, D का मान 3 माइनस 1, यानी 2 टर्म को लगातार 2 टर्म को घटा देंगे 2 आएगा, और उसके बाद हम लोगों को चाहिए N। तो N निकालने के लिए पहले AN का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो AN बराबर 49, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D 49, A का मान हो जाता है 1 और N माइनस 1 इंटू D का मान हो जाता है 2 49, फिर N माइनस 1 इंटू 2 49 माइनस 1, फिर N माइनस 1 और यहाँ इंटू 2 है, और यहाँ होगा 48, 2 से कटा देंगे 24 बार में। तो N माइनस 1 24, तो N बराबर 24 प्लस 1, तो N बराबर 25 हुआ। अब हम लोग यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे जिसको जोड़ने के लिए फार्मूला होता है। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 और A प्लस AN, ये सूत्र का। तो N मेरे पास कितना निकला 25/2, और A का मान देखिए कितना है 1, और AN का वैल्यू कितना है 49। तो यहाँ 25/2 और 49 और 1 होता है 50, 2 से कटाएंगे 25 बार में, 25 और 25 को गुना करेंगे तो 6 से 25, आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, इसके आगे आप देखिए अगला स्टेप, आगे का देखिए। आगे क्या है 25 नंबर में, सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो है सर्वांगसम नहीं हो सकते। सर्वांगसम इसलिए नहीं क्योंकि सर्वांगसम का अर्थ होता है कि हर तरह से बराबर, और यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, कुछ वृत्त आकार में छोटे हो सकते हैं, कुछ वृत्त बड़े हो सकते हैं, इसलिए याद रखना है कि सर्वांगसम नहीं होगा। कैसा होगा, समरूप होगा। ठीक, समपाती तो नहीं होगा, समपाती एक दूसरे पर आरोपित हो जाता है, इसलिए आपका आंसर इसमें होगा B नंबर। इसमें आप लोगों को B नंबर में टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि कर है DE पैरेलल BC, यानी कि DE जो है BC के समांतर है और DB का मान कितना सेंटीमीटर है। तो DB यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है, और AE का मान है कितना 1.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद EC का मान है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद AD का मान हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे याद रखना है कि जब DE जो है यहाँ पैरेलल है किसका, BC का, तो यहाँ पे हम लोग पैर में लगाएंगे कौन सा, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में क्या है कि दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है, AD/DB, और उधर से हो जाएगा AE/EC। तो AD का मान मेरे पास नहीं है, लेकिन DB का मान कितना सेंटीमीटर है 2, और AE का है 1.5 और नीचे है 3। पॉइंट हटाते हैं तो 0, 15 से घटाते हैं 15 का 15 दूना 30 और 2 कट जाता है। तो आंसर आपका होगा AD बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आपका D नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये क्या कह रहा है कि समरूप होते हैं। तो कह रहा है कि इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो तीनों कोण जब बराबर है तो हम देख रहे हैं कि तीनों कोण बराबर है तो होगा ए समरूपता, यानी एंगल 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 कोण 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 समरूपता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सा 4 सा ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो हम देख रहे हैं कि 60 80 40 है, 60 80 40 है। तो आप जिस एंगल से लेंगे उसी एंगल से साइड की ओर जाना होगा। तो आप ले रहे हैं ABC तो होगा PQR। तो देखिए इसमें से कौन सा है, ABC और PQR, आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पर भुजा, फर्स्ट भुजा जो भी इस त्रिभुज का भुजा है और इसका जो भुजा है इस भुजा का स्क्वायर होगा, याद रखना है, यानी दोनों के अनुपात का स्क्वायर कर देना है। इसमें संगत भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो 4/9 का स्क्वायर कर देना है 16/81, आपका आंसर ये होगा। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम लंब डाल दें, समझना है आपको कि यहाँ से अगर हम लंब डाल दें तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और हम लोगों को निकालना क्या है इसका, हम लोग का निकालना है शीर्षलंब का ऊंचाई। तो शीर्षलंब का ऊंचाई आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके या डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला से पहले सीख लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ये वाला छोड़ दीजिए अभी, डायरेक्ट फार्मूला से केवल ऊंचाई के लिए निकालिए। तो यहाँ पे क्या है ना, ये निकालना हम लोगों को ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊंचाई बराबर, यानी h बराबर, यहाँ होगा 2 गुना क्षेत्रफल और बाय होगा आधार। तो 2 क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर, और आधार में नीचे है भैया 2a है। अब यहाँ लिखेंगे 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ऊपर में बच जाता है √3/4 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4a स्क्वायर। तो 4 और 4 यहाँ कट जाता है तो हो जाता है √3 और एक a यहाँ नीचे बचता है तो ये a स्क्वायर को यहाँ काट देगा। यहाँ अभी नहीं कटाइए क्योंकि यहाँ गलत हो सकता है, आगे कटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर और नीचे a कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा एक ठो a। तो आपका आंसर होगा √3a, तो आंसर होगा a नंबर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, तो 2 गुना क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आपका 2a है तो 2a का स्क्वायर कर दिए और नीचे आधार इसका 2a है। तो यहाँ 2 और 2 कटा दिए तो √3/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे a है ही, ये a स्क्वायर को कट जाएगा, 2 में से कट जाएगा तो √3a बचेगा। तो आपका ऑप्शन हो गया √3a। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB 6√3, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, तो कौन B का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को यहाँ पहले बना लेना है एक त्रिभुज, और त्रिभुज में जो भी दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ABC 6√3 सेंटीमीटर, और AC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है B, कि कौन B कितना डिग्री होगा, ये निकालना है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। A बराबर 6√3 और B बराबर है 6। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें सबसे पहले तीनों भुजा को हम लोग एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके देखते हैं। इन तीनों में बड़ा कौन है, तो सबसे पहले अगर हम 6√3 का मान 1 पॉइंट लेते हैं तो कुछ 6 पॉइंट कुछ आएगा, यानी सबसे बड़ा ये है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि तीनों भुजा में जो बड़ा है उसको एक साइड कर लेते हैं। AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर करके देखते हैं। तो AB में है 6√3 का स्क्वायर
और यहाँ 6 का स्क्वायर और ये होगा 12 का स्क्वायर, तो 6 के 36 और यहाँ 3 और फिर 6 के 36 और 12 का 144, 3 6 18 के 8, 3 3 9 1 10 और यहाँ 36 बराबर 144। तो इन दोनों को जोड़ते हैं अगर हम, तो हम लोग देख रहे हैं कि 144 आता है, यानी कि दोनों बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो है ना ये विलोम यहाँ पे लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से याद रखना है, हम लोग प्रमेय यूज कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, प्रमेय के विलोम से। विलोम में क्या होता है कि हम लोग पहले दो भुजा, जो बड़ी भुजा है ना उसका स्क्वायर अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तब बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तब बड़ी भुजा यहाँ पर कौन हो गया, AC। तो AC के जस्ट सामने जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 90 डिग्री, पहले तो हम लोगों को पता नहीं था तो फिगर इस तरह से बनाए, लेकिन अब फिगर आपका हो जाएगा इस तरह का। तो यहाँ अब लिख लेंगे हम लोग यही फिगर यहाँ पे ऐसा बनाना है और यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6√3 देना है और यहाँ 90 डिग्री, यानी कि कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो याद रखना है कि एक वृत्त की अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। वृत्त का केंद्र से कहता है 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, तो इसका केंद्र है यहाँ से लिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया, मान लेते हैं P पॉइंट है। और कह रहा है केंद्र से, कह रहा है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ तक जिसका मान है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं A, इस पॉइंट का नाम A रख लिए। तो हम लोगों को यहाँ समझना है कि याद रखना है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, याद रखना है। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, इस 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, तो हम लोगों को आधार निकालना है। तो यहाँ OA बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो OP का मान हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 169 और 12 का 144, और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 25 यानी कि 5। तो हम लोग को निकालना क्या था, त्रिज्या। त्रिज्या यानी OA हम लोग माने हैं, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक। अगला सवाल, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक वृत्त लेना है और एक बिंदु को लेना है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है कितना है, 24 सेंटीमीटर Q से, और कह रहा है Q के केंद्र से दूरी 25 है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को त्रिज्या, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्ट निकाल देना है ऐसे करके। यहाँ पर याद रखना है कि 90 डिग्री इस जगह बनेगा, इस 90 डिग्री से ये 90 डिग्री जैसे यहाँ बनता है इस तरह से 90 डिग्री यहाँ जैसे बनता है तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर। 25 का हो जाएगा 625 और 24 का हो जाएगा 576। 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 49 का वर्गमूल 7, यानी कि आपका यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, इसमें आपका आंसर निकलता है 7 और इसका आंसर है 5, यानी कि आंसर होगा B नंबर। ठीक है, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 2 सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी वृत्त मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, जिसमें से एक का 3 है तो दूसरे का 5 है, यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, 3 सेंटीमीटर
और ये वाला है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो उस जीवा की लंबाई कह रहे हैं उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को जीवा का निकालना है फॉर्मूला कि जीवा का मान क्या होगा। यहाँ से यहाँ ऐसे कर लेते हैं। तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी, तो एक काम करते हैं इसको हम यहाँ ले लेते हैं जीवा जो क्योंकि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और यहाँ से इसकी त्रिज्या को यहाँ दिखा देते हैं जो 5 सेंटीमीटर है। इससे आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो यहाँ O यहाँ ले लेते हैं AB और यहाँ ले लेते हैं M। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए जगह भी हम बड़ा कर दिए। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है, तो सकेंद्रीय वृत्त हो गया। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श हो रहा है वो उस पॉइंट का मान हम M लिख दिए हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा निकालना है हम लोगों को जो छोटे वृत्त को इस पॉइंट पे स्पर्श करता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ समकोण बनाता है। चूँकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाता है, ठीक। जब ये समकोण बनाता है तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि OM लंब है किस पर, AB पर। अब इसके आगे का टॉपिक देखिए कि जीवा को कह रहा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। एक और पॉइंट है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या होगा कि यहाँ हम देखेंगे कि AM और BM आपस में बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे OMB में हम लोग क्या करेंगे, लंब है और ये कर्ण है, तो MB निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, MB बराबर लेंगे तो OB का स्क्वायर और OM का स्क्वायर कर देंगे। तो OB का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर -3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, 25 और 9 16 वर्गमूल 4। तो MB 4 निकला। तो हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं जीवा की लंबाई। तो लिखेंगे जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई हम लोग देख रहे हैं AB है और इसका वैल्यू है AM प्लस MB। चूँकि हम ये निकाले हैं तो दोनों का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, AM और BM दोनों का 4 निकला। तो यहाँ 4 जोड़ 4 कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर देखिए कौन सा है, आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए आगे, थीटा केंद्रीय कोण और त्रिज्या R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो होता है θ/360 इंटू πr²। तो इसी को ये इस ढंग से लिखा हुआ है कि लग रहा है कि हम लोगों को ये आंसर पता नहीं है। तो πr² θ/360 ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो गुना हो जाएगा तो πr² θ लिख देंगे, नीचे 360। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, देखिए आपका ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त की होती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। R त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई का इसमें फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 और 2πr। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखे तो होगा 2πr θ/360। तो 2πr θ/360 ये आंसर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ r का मान है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होगा θ/360 और πr²। तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री बाय 360, पाई का मान 22/7 और गुना 6 गुना 6। तो ये 6 बार में कटा, ये भी 6 से कट गया। तो 6 दूना 12, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132/7 शुरू में ही आपका आंसर यहाँ पर है, ये आंसर होगा।
एक घोड़ा मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर एक घोड़ा जो घास माने बंधा हुआ है मैदान में, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है कि कौन सा कौन है, तो यहाँ आपको अपने से समझना है कि वर्गाकार मैदान है। ठीक, तो यहाँ थीटा आपको ले लेना है 90 डिग्री और आर का मान लेना है 7 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 और यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 डिग्री बाय 360 और पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ 9 से 4 बार में कटेगा, ठीक है, और 2 से 7 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 11, 77। एक घोड़ा, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 भी करेंगे तो वही आएगा 77/2। तो यहाँ हो जाता है 77/2, यानी अगर कटाते हैं तो 2 3 6, 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन में जो दिया है 132 133 इस तरह से दिया है, लेकिन 38.5 होना चाहिए, ठीक है। और मैदान में भी ये थीटा का वैल्यू नहीं दिया है कि कितना थीटा है। तो वर्गाकार अगर हम लेते हैं तो 90 डिग्री होगा ही, और यहाँ त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर जो भी है 7 मीटर ही होगा। अगर पाई का मान 22/7 रखते हैं तो आर का मान 7 2 बार रखेंगे 7 कट ही जाएगा, और 9 6 36, 2 दूनी 4 11, आंसर यही वाला होगा। ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है।